हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2023 का, वो स्टार्ट कर दिया गया है। 5 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ये जो ये छठा टेस्ट है। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, या फिर आरएस हो या यूके पीसीएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, वो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्ले लिस्ट बना रखी है उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ का। वहां से जाकर के टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 6 तक पहुंच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना की? तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, फारसी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना की? तो वो था आपका किसमें? ये तेलुगु में। देखिए, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का शासक था और इसने जाम्बवती कल्याणम, ये जो कि संस्कृत भाषा में इसका अनुवाद किए, और अमुक्त माल्यद इसका जो है कि तेलुगु भाषा में इन्होंने रचना की। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित किया था। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका जून 1576 में। बिल्कुल सही है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि जून 1576 में हुआ था। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। लेकिन इसमें कौन पराजित हुआ और किसकी जीत हुई? तो इसमें जो है कि जीत हुई अकबर की सेना का, और पराजित कौन हुआ? तो वो महाराणा प्रताप हुआ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित किया। नहीं, ये उल्टा है। देखिए, अकबर की सेना ने जो है कि महाराणा प्रताप को पराजित किया था। तो ये हो जाएगा आपका सही और ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है। इस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। वो कौन सा वायसराय है जिसको भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? किसको कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, इसका कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905 के बीच, जो है कि ये भारत का वायसराय रहा। ठीक है। देखिए, जो कर्जन का प्रशासक था, जो कर्जन का प्रशासन था, वो तीव्र गतिविधियों और यथार्थ कार्य कुशलता के लिए विख्यात था। 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में कर्जन ने बजट में यह घोषणा किया कि मेरी दृष्टि से शासित लोगों के संतोष का दूसरा नाम ही प्रशासन का कार्यकुशलता है। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक जो है कि लॉर्ड कर्जन को कहा। भीमसेन का नुस्खा ये दिलकुशा प्रमुख स्रोत है। असम में मुगल गतिविधियों की जानकारी का, बंगाल में मुगल गतिविधियों की जानकारी का, दक्कन में मुगल गतिविधियों की जानकारी का, राजस्थान में मुगल गतिविधियों की जानकारी का। देखिए, भीमसेन का जो रचना है नुस्खा ये दिलकुशा, ये किसका प्रमुख स्रोत है? तो ये स्रोत है दक्कन में मुगल गतिविधियों की जानकारी का। देखिए, भीमसेन ने टाइम टू टाइम जो है कि मुगल दरबार, दाऊद खां, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह और बुंदेला सरदार दलपत राव की सेवा में इन्होंने काम किया। देखिए, नुस्खा ये दिलकुशा ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और इसमें औरंगजेब के कार्यकाल के समय दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का ये प्रमुख स्रोत है। देखिए, इसमें जो दक्कन थे ना, उनके पहनावे, रीति रिवाज और उनके खान पान की आदतों को खुल करके जो है कि वर्णन किया गया है। इसलिए जो है कि जी ऑप्शन सही है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? किबिथु, गौरा माता, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? देखिए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अलग है और केवल दक्षिणतम बिंदु अलग है। ठीक है। तो
तो ये है आपका कौन सा, कन्याकुमारी। सी ऑप्शन आपका सही है। ये मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु है। देखिए जो भारत का नक्शा है ना, ठीक है, उसमें जो है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करें तो देखिए पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो पूर्वोत्तर बिंदु है आपका किबिथु। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, एपी में पड़ता है, और ये पूर्वोत्तर बिंदु है, ठीक है। पश्चिमोत्तर बिंदु की हम बात करें तो ये है गुहार माता, ठीक है। गुहार माता ये पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ता है आपका गुहार माता, और ये पश्चिमतम मतलब भारत का जो है कि पश्चिमतम बिंदु है ये। अगर बात करें हम उत्तरतम बिंदु की तो ये है आपका इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो ये है आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी में एक ही डिफरेंट है कि जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। यहाँ पे देखिए भारत का नक्शा जो है कि आपका यहीं तक है, लेकिन ये अंडमान निकोबार वाला जो है ना, ये ग्रेट निकोबार, यहाँ पे पड़ता है ये इंदिरा पॉइंट। और आपका जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो आपका यहीं पड़ता है, कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो दो चीजें हैं, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आ जाए तो वो कन्याकुमारी होगा, अगर दक्षिणतम बिंदु आ जाए तो वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु, पश्चिमोत्तर गुजरात का गुहार माता, और उत्तरतम बिंदु जो है कि इंदिरा काल है, जो कि लद्दाख में है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी एक मुद्दे को उठाया जा सकता है, एक से अधिक मुद्दे को नहीं। इसके माध्यम से किसी तत्कालिक तथा महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जा सकता है, किसी पुराने या साधारण को नहीं। देखिए बात की जा रही है स्थगन प्रस्ताव की, इससे संबंधित जो है कि इसमें कथन दिया गया है वो कौन सा सही है। देखिए स्थगन प्रस्ताव जो होता है, इस प्रस्ताव के अंतर्गत जो है कि किसी एक मुद्दे को ही उठाया जा सकता है, एक से अधिक मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता है लोकसभा में, ठीक है। इसके माध्यम से किसी तत्कालिक तथा महत्वपूर्ण घटना को ही उठाया जा सकता है, किसी पुराने या साधारण को नहीं। देखिए इसमें जो है कि स्थगन प्रस्ताव में जो तत्कालिक घटना हुई है या जो महत्वपूर्ण घटना है उसी को उठाया जा सकता है इसमें, ठीक है। कोई पुराना चला आ रहा है या कोई साधारण है उसको नहीं उठाया जा सकता है इसमें स्थगन प्रस्ताव में। देखिए एक बात और है कि इसमें जो है कि उठाया गया जो भी विषय होता है ना, वो तथ्यात्मक होता है और लोक महत्व का होता है, ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ में, बखीरा संत कबीर नगर, सूर सरोवर मथुरा, ओखला गौतम बुद्ध नगर। देखिए इसमें उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी बिहार हैं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताना है आपको। भीमराव अंबेडकर कहाँ पे है, तो ये प्रतापगढ़ में है। बखीरा पश्चिमी बिहार संत कबीर नगर में है। सूर सरोवर ये कहाँ पड़ता है, तो ये आगरा में पड़ता है। ओखला ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। तो गलत युग्म कौन सा है, तो ये सी ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कोलकाता में, एंड पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में। देखिए इसमें आपको गलत युग्म बताना है, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है, यह आपका सही है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में है। और इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में नहीं है, ये है आपका देहरादून में, ठीक है। और पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र जो है ये कहाँ पे, ये बेंगलुरु में है। तो इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ पे है, तो ये देहरादून में है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, उदंती एवं सीता नदी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, पखुड़ बाघ अभ्यारण्य असम, सुनावेदा बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा। देखिए इसमें भी आपको गलत युग्म बताना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपका छत्तीसगढ़ में। उदंती एवं सीता नदी बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। और पखुड़ बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये है आपका असम में नहीं है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में।
सुनावेदा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। तो गलत युग्म हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है कि मैकाल पर्वत, मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। ठीक है, बिल्कुल सही है पहला आपका कि नर्मदा नदी जो है कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है और यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बहती हुई कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, देखिए अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। कौन, नर्मदा नदी। ठीक है, और ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और ये जो है कि क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, ये जो है कि आपका डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है आपका एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, पहला सही है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए अभी मैंने बताया कि नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, कहाँ पे गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो पहला सही है केवल, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, कोटोपैक्सी, पोपा, मेयोन, मौना लाओ। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा नहीं है, देखिए कोटोपैक्सी ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये इक्वाडोर का है। देखिए पोपा ये जो है कि म्यांमार की ज्वालामुखी है और ये जो है कि शांत या मृत ज्वालामुखी है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये हो जाएगा आपका पोपा। मेयोन ये कहाँ की ज्वालामुखी है, तो ये फिलीपींस की है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ ये भी जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी है और ये हवाई द्वीप यूएसए की ज्वालामुखी है। देखिए ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो सक्रियता के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा जो है कि शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट ऑस्ट्रेलियाई के उत्तर पूर्व में स्थित है, जुआन डी, फूका प्लेट, फ्यूजी प्लेट, नजका प्लेट, कोकोस प्लेट। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो प्लेट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो कौन सी प्लेट है, तो वो है आपका फ्यूजी प्लेट। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। औसादी चट्टानों परतों के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर औसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। देखिए जो औसादी चट्टान है ना, वो परत दर परत पाई जाती है। ठीक है, परतों के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पे जो है कि औसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। देखिए ये भी आपका सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। विश्व के प्रमुख मैग्नीज क्षेत्रों में पेंकी क्षेत्र या बुटांग क्षेत्र का संबंध किस देश से है, चीन से, म्यांमार से, ब्राजील से, यूक्रेन से। देखिए विश्व के प्रमुख जो मैग्नीज क्षेत्र हैं कौन कौन सा, पेंकी और बुटांग, ये क्षेत्र जो है कि किस देश में है, तो ये जो है कि आपका चीन में पड़ता है, पेंकी और बुटांग। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में सबसे ज्यादा अंतर किस केंद्र शासित प्रदेश में है, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली। देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि जो लिंगानुपात है सबसे ज्यादा अंतर जो है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो है आपका दमन या दीव में। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 क का क तथा 239 क का ख जोड़ा गया। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में, 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। देखिए जो हमारा संविधान है उसमें 239 क का क और 239 क का ख जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन करके, तो वो किया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 में, इसके द्वारा जो है कि ये जोड़ा गया।
देखिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है और इसका नाम जो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 25 फरवरी 1968 को, 25 मार्च 1972 को, 16 अप्रैल 1965 को, 14 जून 1985 को। देखिए यूपी में फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो वो लगाया गया था आपका 25 फरवरी 1968 से लेकर के 25 फरवरी 1969 तक। ठीक है, 25 फरवरी 1969 तक लगाया गया था पहली बार। देखिए अगर बात करें हम यूपी की, तो यूपी में अभी तक जो है कि 10 बार जो है कि राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और हम बात करें लास्ट टाइम मतलब अंतिम बार अभी कब लगा था, तो वो लगा था 8 मार्च 2002 से लेकर के 3 मई 2002 तक। 3 मई 2002 तक। ठीक है, लास्ट टाइम लगा था 8 मार्च 2002 से लेकर के 3 मई 2002 तक। और अभी तक जो है कि यूपी में 10 बार जो है कि राष्ट्रपति शासन लग चुका है और प्रथम बार लगा था 25 फरवरी 1968 से लेकर के 25 फरवरी 1969 तक। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगरा शैली जो कि मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी, इस शैली की नींव किस मुगल बादशाह ने रखी? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। आगरा शैली जो कि मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी, इस शैली की नींव जो है कि किस मुगल बादशाह ने रखी थी? तो इसकी नींव जो है कि रखी थी हुमायूं ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मुगल बोल सकते हैं या फिर आगरा शैली की नींव जो है कि हुमायूं ने रखी थी। अकबर ने इसे क्या किया? सुदृढ़ता प्रदान किया। और जहांगीर के काल में क्या हुआ कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और आगरा का ताजमहल जो है कि शाहजहां ने जो है कि अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद की गई? त्रिपुरी अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें इस्तीफा उन्होंने दिया और उसके बाद से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया? तो वो था आपका त्रिपुरा अधिवेशन। इसमें जो है कि इस्तीफा देने के बाद जो है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया या कब किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और 1939 में किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ऋग्वेद जो है कि ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो ये हैं साख्यन ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण कौन है? तो ये हैं तांडयामह ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो ये हैं शतपथ ब्राह्मण। और यथुर्वेद की हम बात करें तो इसके हैं गोपनाथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के साख्यन ब्राह्मण, सामवेद के तांड्यामह ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, यथुर्वेद के गोपथ ब्राह्मण। तो ये हो जाएगा आपका A4132 4132। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में हुआ है? दहेज, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो वो है आपका दहेज। देखिए गुजरात में दहेज बंदरगाह विकास विशेष रूप से जो है कि रासायनिक उत्पादों के आयात एवं निर्यात हेतु किया गया है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्योर्ड स्थल रूप है जलमग्न नदी घाटियां, जलमग्न हिमानीकृत घाटियां, एक प्रकार का टीला, हिम सोपान। फ्योर्ड ये स्थल जो है कि है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी कुछ वीडियो आए तो आप लोगों के नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे पेज है स्टडी विद श्री के नाम से। इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट, ये दोनों आईडी है, इसको भी फॉलो कर लीजिए। और ये जो है कि आपका टेलीग्राम का आईडी है स्टडी विद श्री, यहाँ भी आप ज्वाइन हो जाइए।
इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।